नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात CTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SY BSc, सेमिस्टर द्वितीय। आज हम कविता साहित्य के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण कविता देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है रोटी और संसद। कवि है धूमिल। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए सर्वप्रथम हम रोटी और संसद कविता के कवि धूमिल जी का परिचय लेते हैं। धूमिल जी का परिचय इस प्रकार। सुदामा पांडेय उर्फ धूमिल का जन्म 9 नवंबर सन 1936 में बनारस के नजदीक खेवली गांव अर्थात पांडेयपुर में एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। हाईस्कूल की मामूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे रोटी की तलाश में कलकत्ता पहुंचे और वहां मजदूरों के साथ लोहा ढोने का काम करने लगे। बाद में वे एक व्यावसायिक फर्म मेसर्स तलवार ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हुए 1.5 वर्ष तक भारत के विभिन्न जंगली और पहाड़ी इलाकों में घूमते रहे। कठोर श्रम करने के बावजूद मालिकों का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि वे बहुत ही स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे और भीतर से कई बहुत अधिक क्रांतिकारी भी। सन 1958 में वे अपनी प्रकृति के विरुद्ध सरकारी नौकरी में आए। आईईआई वाराणसी में इंस्ट्रक्टर के पद पर बहाल हुए। प्रतिशोध की भावना से कई बार उनका तबादला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। गरीबी और पारिवारिक कठिनाइयों तथा कई मुकादमों के कारण वे बहुत परेशान भी रहे। धूमिल को हिंदी कविता के संघर्ष का कवि कहा जाता है। जनवादी संघर्ष उनकी कविता में आक्रोश बन प्रकट हुआ है। यद्यपि वे पूरी तरह नास्तिक थे, पर उनमें मानव भविष्य और राष्ट्र के प्रति गहन आस्था का स्वर है। उनकी कविताओं में सामान्य जन के लिए गहरी पीड़ा और दर्द के भाव है। जीवन पर्यंत उन्हें एक हत्यारी संभावना ने ग्रस्त कर रखा था। वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था से असंतुष्ट होकर वे किसी दूसरे प्रजातंत्र की तलाश में भी थे। संभवतः वे सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र नाम की किसी लंबी कविता की रचना की तैयारी कर रहे थे। धूमिल का साहित्य वस्तु समाज के निचले वर्गों की संवेदनाओं, भावनाओं और भाषा की अभिव्यक्ति का साहित्य है। रचनाएं कविता संकलन है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनके अतिरिक्त इनकी राजनीतिक टिप्पणियां, साहित्यिक नोट, कुछ अन्य अप्रकाशित कविताएं, कविताओं पर एक वक्तव्य तथा धूमिल की डायरी से कुछ पत्र आदि सामग्रियां परिक्षेत्र के धूमिल विशेषांक में प्रकाशित है। इनका निधन 10 फरवरी 1975 में हुआ। इस प्रकार हिंदी साहित्य को अपना अनमोल योगदान देने वाले धूमिल जी का यह परिचय है। आइए उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता रोटी और संसद इसका अध्ययन करते हैं। कविता पाठ इस प्रकार है। एक आदमी है, रोटी बेलता है। एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इस प्रकार की उनकी छोटी सी कविता, लेकिन जिसका अर्थ
गहरा है। आइए उन पंक्तियों को, उस गहराई को समझते हैं। कवि कह रहे हैं, या कविता का शीर्षक ही है रोटी और संसद। कविता में कवि ने हमारे प्रजातंत्र पर तीखा प्रहार किया हुआ है। हमारी जो पद्धति है, जो प्रजातंत्र का एक व्यवस्था है, जिसमें आम व्यक्ति से लेकर पूरा देश चलाने वाले लोगों तक जो सिस्टम बना हुआ है, तो यह सिस्टम कहीं पर सही नहीं है, सटीक नहीं है। शायद इस सिस्टम में ही कोई समस्याएं उत्पन्न हो गई है। उसी यथार्थ को कविता बयां कर रही है, जिसमें उन्होंने तीन वर्ग या तीन आदमियों को अभिव्यक्त किया है। एक आदमी ऐसा है जो रोटी बेलता है, दूसरा आदमी जो रोटी खाता है, और तीसरा आदमी है जो न रोटी बेल रहा है न रोटी खा रहा है, बल्कि वह केवल रोटी से खेल रहा है। और इसका सवाल भारतीय संसद के पास भी नहीं है कि वह तीसरा आदमी कौन है। इसका सवाल शायद पाठक वर्ग अपनी ओर से खोज निकाले, समझ ले, अपनी तर्क बुद्धि से उसे देख ले, भाप ले, तो और अच्छा रहेगा। इसी रूप से कविता अभिव्यक्त हुई। कविता में रोटी एक श्रम का प्रतीक है। रोटी वह मध्यम वर्ग जो अपने लिए परिश्रम से कमाते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं और उन्हें वह रोटी मिलती है, अर्थात वो बेलते हैं यानी यहाँ पर श्रम का प्रतीक है कि एक ऐसी बड़ी पीढ़ी, एक ऐसा जन समुदाय जो मेहनत का वर्ग है, मेहनत करता है, और उनके मेहनत से ही दूसरा आदमी जो है वह रोटी खाता है, अर्थात उस मेहनत के बलबूते पर ही खाना प्राप्त होता है। अगर हम इस उदाहरण को इस प्रकार से ले, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती बाड़ी या फसल को उगाने वाला किसान रोटी बेलने में लेता है, या रोटी बेलने वाला अगर हम समझते हैं, तो रोटी खाने वाला व्यक्ति अलग है। अर्थात उस श्रम को उतनी प्रतिष्ठा आज भी प्राप्त नहीं हुई है। किसान, आज हम देख रहे हैं देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या वजह है? क्यों? क्योंकि उन्हें उनके श्रम को उचित प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, या उनके द्वारा किए गए श्रम का जो फल है वह प्राप्त नहीं हो रहा। कई बार तो कई सारी समस्याएं निर्माण हो जाती, अर्थात यह रोटी बेलने वाला, यह हम माने तो किसान वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जो अपना श्रम दे रहा है। अब यह श्रम दे रहा है, किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा है, तब जाकर रोटी खाने वाला दूसरा वर्ग है, वह पूरे भारतवर्ष में या दुनिया में फैला हुआ है कि जो रोटी खा रहा है, अर्थात वह भी अपनी ओर से कुछ न कुछ योगदान दे रहा है, जिसके बदले में उसे रोटी प्राप्त हो रही है। उसका अपना योगदान है, उसका योगदान इतना है कि उसे रोटी प्राप्त हो। अर्थात दो वर्ग यहाँ पर कवि ने अभिव्यक्त कर दिए हैं, एक रोटी बनाने वाला, दूसरा अपने मेहनत से उसे खाने वाला। अब कवि ने व्यंग्यपूर्ण बात रखी है उस तीसरे व्यक्ति पर। एक तीसरा आदमी भी है, अर्थात कवि को इन दो वर्गों के बारे में तो पता चल गया, लेकिन वह तीसरा वर्ग कौन है, यह प्रश्न वह हमसे ही कर रहे हैं। तो पाठक पर, श्रोताओं पर छोड़ रहे हैं, शायद वो अपने संसद पर भी छोड़ रहे हैं कि ये तीसरा व्यक्ति कौन है, उसे खोज निकाले। तीसरा व्यक्ति करता क्या है? जो न रोटी बेलता है,
अर्थात वह परिश्रम का जो कार्य है वह भी नहीं कर रहा है और वह न रोटी खाता है। अर्थात रोटी प्राप्त होने के लिए जितने श्रम की आवश्यकताएं है, सेवाएं देने की आवश्यकता है, वह भी नहीं दे रहा है। अर्थात रोटी प्राप्ति के लिए जितनी मेहनत की जरूरत होती है, जितनी सेवाएं देने की जरूरत होती है, उतनी भी वह नहीं दे रहा है। वह केवल क्या करता है? वो केवल कर रहा है, सिर्फ रोटी से खेलता है। अर्थात यह उस रोटी जो है, खाने वाला बेलने वाला, इनके बीच या खेल खेलने वाला व्यक्ति है। और कवि पूछ रहे हैं कि ऐसा वह व्यक्ति कौन है? मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? और उस समय इस सवाल का जवाब देने के लिए भारत की संसद भी मौन है। यानी वह भी इस पर कुछ नहीं कह रही है। अर्थात वह कौन है, इसकी खोज पाठक वर्ग स्वयं अपने अनुमान से, अपने सतत विवेक से लगा सकते हैं। इस प्रकार यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। आइए संक्षेप में इस काव्य का सार हम समझ लेते हैं। कवि में कविता में कवि ने कहा है, धूमिल की प्रस्तुत कविता भारतीय लोकतंत्र पर गहरी चोट करती है। वे इस कविता में उस तीसरे व्यक्ति पर सवाल उठाते हैं जो सिर्फ रोटी से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है? इस सवाल का जवाब देने में देश की संसद तक मौन है। धूमिल इस कविता में आम आदमी के संघर्ष कर रोटी बेलने और रोटी खाने की परिकल्पना तो करते हैं, पर समाज के उस वर्ग पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो आम आदमी की रोटी खाने नहीं देता, वह उनकी रोटियों से खेलता है। इस प्रकार से कविता का वर्म ही तीसरे व्यक्ति पर है जो रोटी से खेल रहा है, वह लोगों के जीवन से खेल रहा है। ऐसी व्यक्ति, ऐसे वर्ग को कवि ने सबके सामने लाने का प्रयास किया हुआ है। इस प्रकार से कविता का भावार्थ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।